नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। हम लोग देख रहे हैं आरबीडी प्रकाशन जो खान सर के द्वारा प्रेरित बुक है, इसका जो है सेट देख रहे हैं और इसका सेट नंबर हम लोग आज देखेंगे 6, छठा सेट देखेंगे। इसका 50 प्रश्न को हम लोग विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। बहुत बेहतरीन सेट है। इसमें 10 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं और 19 जो है वह जो है प्रीवियस ईयर सेट दिए गए हैं। तो पहले हम लोग इसे कंप्लीट करेंगे और अगले 19 दिन यानी एग्जाम से पहले हम लोग प्रीवियस ईयर को भी कंप्लीट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। प्रश्न है, राष्ट्रीय गणित दिवस निम्नलिखित में से कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय गणित दिवस यह मनाया जाता है 22 दिसंबर को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 22 दिसंबर को प्रसिद्ध गणितज्ञ थे रामानुज। कौन थे? रामानुज, जिनका जन्म 22 दिसंबर 1887 को हुआ था। इन्हीं के जन्मदिन के अवसर पर मनमोहन सिंह के द्वारा पहली बार 2012 में राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया गया था। अच्छा, दिसंबर की बात आई तो दिसंबर के प्रमुख दिवस को हम लोग देख लेते हैं। 1 दिसंबर को मनाते हैं विश्व एड्स दिवस। क्या मनाते हैं? विश्व एड्स दिवस। 3 दिसंबर को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता दिवस। अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता दिवस। वहीं बात करें 4 दिसंबर को हम लोग मनाते हैं नेवी डे यानी नौसेना दिवस। कौन सा दिवस? नौसेना दिवस मनाते हैं 4 दिसंबर को। वहीं बात करें 5 दिसंबर को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस। अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस। वहीं 6 दिसंबर को हम लोग मनाते हैं नागरिक सुरक्षा दिवस। कौन सा दिवस? नागरिक सुरक्षा दिवस। वहीं बात करें 7 दिसंबर को हम लोग मनाते हैं झंडा दिवस, सशस्त्र बलों के लिए झंडा दिवस। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाते हैं हम लोग। वहीं बात करें 11 दिसंबर को विश्व पर्वत दिवस और विश्व अस्थमा दिवस। ये दोनों दिवस हम लोग 11 दिसंबर को मनाते हैं। 15 दिसंबर को मनाते हैं हम लोग अंतर्राष्ट्रीय विश्व चाय दिवस, विश्व चाय दिवस। जबकि 24 दिसंबर को हम लोग मनाते हैं राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। और बात करें 23 दिसंबर को एक दिवस है, वह है किसान दिवस। किसान दिवस हम लोग मनाते हैं 23 दिसंबर को चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन के अवसर पर। चलिए अगला प्रश्न है, यूनेस्को में निम्नलिखित में से किस देश की हॉकर संस्कृति को सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया है? तो यह सिंगापुर की। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सिंगापुर के स्ट्रीट फूड हॉकर कल्चर को यूनेस्को द्वारा अपनी प्रतिष्ठित मानवता की अपूर्ण सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में जो है शामिल किया गया। हॉकर संस्कृति एक बहुसांस्कृतिक शहरी वातावरण में स्ट्रीट फूड और भोजन के तरीके की एक लोकप्रिय सिंगापुर शैली है। यूनेस्को का बात आया तो यूनेस्को जिसकी स्थापना कब हुआ था? 4 नवंबर 1946 ईस्वी को। 4 नवंबर 1946 ईस्वी को। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में। कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में। चलिए अगला प्रश्न है, यूनेस्को की प्रमुख पहलों में से निम्नलिखित कौन सा शामिल नहीं है? तो यूनेस्को का जो पहल है उसमें से कह रहा है कि कौन सा पहल उसमें शामिल नहीं है। तो आंसर हो जाएगा विश्व स्तरीय महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली। ऑप्शन नंबर डी। यूनेस्को का जो भूमिका है वह किस क्षेत्र के लिए इसका गठन किया गया था? तो विश्व भर में शांति के लिए शिक्षा, विज्ञान तथा संस्कृति के क्षेत्र में सक्रिय योगदान कर राष्ट्रों के मध्य निकटता की भावना का निर्माण करना इसका मुख्य जो है भूमिका है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने कृषक बंधु योजना शुरू की है? तो कृषक बंधु योजना यह शुरू किया है पश्चिम बंगाल सरकार ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपनी सरकार की कृषक बंधु योजना को फिर से शुरू किया है, जिसके तहत अब किसान लाभार्थियों को हर साल 10,000 रुपये, हर साल जो है इसमें 10,000 रुपये मिलेंगे, जो पहले की तुलना में दुगने। पहले लगभग 5,000 मिलते थे, अब 10,000 मिलेंगे। ममता ने कहा कि खेतिहर मजदूरों और कम से कम 1 कट्ठा खेत जोतने वाले बटाईदारों को अब 2,000 के स्थान पे 4,000 मिलेंगे। जो 2,000 मिलते थे उसे 4,000 मिलेगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न।
निम्नलिखित में से कौन सा जल निकाय बिहार के मुंगेर जिले में स्थित नहीं है, यानी कौन सा कुंड जो है बिहार के मुंगेर जिले में स्थित नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रह्म कुंड, ऑप्शन नंबर ए। बाकी जो तीनों कुंड है, सीता कुंड, लक्ष्मण कुंड और ऋषि कुंड, तीनों कहाँ अवस्थित है, मुंगेर जिले में अवस्थित है। जबकि ब्रह्मकुंड की बात करें, ब्रह्मकुंड यह कहाँ स्थित है, तो ब्रह्मकुंड यह राजगीर में स्थित है। कहाँ स्थित है, राजगीर में स्थित है। चलिए देखते हैं मुंगेर की कुछ प्रमुख कुंड। तो सीता कुंड, रामेश्वरम कुंड, लक्ष्मण कुंड, ऋषि कुंड, जन्म कुंड, भीम कुंड, श्रृंग ऋषि कुंड, भरारी कुंड, पंचतर कुंड, ये सारे जो हैं कहाँ के कुंड है, तो मुंगेर में स्थित कुंड है। चलिए अगला प्रश्न आचार्य कृपलानी के बारे में गलत कथन है। तो कौन सा कथन आचार्य कृपलानी के बारे में गलत है? उन्हें आचार्य उपनाम लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक से प्राप्त हुआ, बिल्कुल गलत है। यह जो है बाल गंगाधर से नहीं बल्कि गांधी जी ने कहा था। किसने आचार्य की उपाधि दिया था? तो गांधी जी ने दिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बाकी सारे ऑप्शन, कृपलानी जी विनोबा भावे के साथ 1970 के दशक में पर्यावरण के संरक्षण एवं बचाव गतिविधियों में शामिल थे, बिल्कुल सही। वे आज़ादी के समय कांग्रेस छोड़कर वह किसान मजदूर प्रजा पार्टी के संस्थापक में से एक बन गए थे, बिल्कुल सही। और उनकी आत्मकथा है माई टाइम्स, वर्ष 2004 में मरणोपरांत प्रकाशित हुआ था, ये भी सही है। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश लाल सागर के साथ सीमा नहीं बनाता है? तो लाल सागर के साथ सीमा नहीं बनाने वाला देश कौन सा है? लेबनान, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए मैप में देखते हैं हम लोग। तो लाल सागर से सटे जो देश 6 देश हैं वो कौन कौन से हैं? तो पहला हो गया इजिप्ट यानी मिस्र, उसके बाद सूडान, इरिट्रिया, जिबूती, यमन, सऊदी अरब, यह 6 जो देश हैं वह लाल सागर से सटे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। लेबनान जो है यह लाल सागर से सीमा साझा नहीं करता है। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं आगे। प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उर्वरक खपत किलोग्राम प्रति हेक्टेयर में अग्रणी है? तो इसमें अग्रणी किलोग्राम प्रति हेक्टेयर में है पंजाब और महाराष्ट्र, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न है, कस्तूरी रंगन समिति किससे संबंधित है? तो कस्तूरी रंगन समिति का संबंध है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति से, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कस्तूरी रंगन समिति नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति से संबंधित है। नई शिक्षा नीति के लिए सुझाव देने के लिए पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित अंतरिक्ष विज्ञानी थे कस्तूरी रंगन, उसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया था। चलिए कुछ और समिति हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, वाचु समिति का संबंध किससे? वाचु समिति का संबंध था प्रत्यक्ष कर से। किससे था? प्रत्यक्ष कर से। वहीं बात करें एल के झा समिति, एल के झा समिति का संबंध अप्रत्यक्ष कर से था, अप्रत्यक्ष कर से था। जबकि रेखी समिति का भी संबंध था अप्रत्यक्ष कर। कौन सी समिति? रेखी समिति। रंगराजन समिति, रंगराजन समिति का संबंध था पेट्रोलियम उत्पादों पर प्रशुल्क संरचना के संबंध में सिफारिश दिया था रंगराजन समिति। केलकर समिति, केलकर समिति का संबंध था प्रत्यक्ष एवं परोक्ष करारोपण से। जबकि भूरेलाल समिति का संबंध था मोटर वाहन के करों में वृद्धि से संबंधित, इनका गठन किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है? तो आर्सेनिक द्वारा सर्वाधिक जल प्रदूषण कौन कौन से राज्य में होता है? तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, बिहार में भी, बंगाल में भी, मणिपुर में भी, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो भारत के गंगा मैदानी इलाकों में भूमिगत जल आर्सेनिक प्रदूषण से अत्यधिक ग्रस्त राज्य जो है, इसमें 7 राज्य आते हैं। वो 7 राज्य हैं वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और पूर्वोत्तर का असम, मणिपुर और छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ ये राज्य में जो है भूमिगत जल आर्सेनिक प्रदूषण सबसे अधिक है। चलिए
अगला प्रश्न बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो बिहार में तेल शोधक कारखाना यह बरौनी के बेगूसराय के बरौनी में स्थित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेगूसराय जिला में, जिसकी स्थापना किया गया था 1964 ईस्वी में। कब किया गया था? 1964 ईस्वी में। यहाँ जो है पेट्रोलियम की आपूर्ति गैस के द्वारा कहाँ से होता है? तो असम से होता है। कहाँ से? असम से होता है। चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश चावल उत्पादन में अग्रणी देश है? निम्नलिखित में बताना है कि चावल के उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है। तो सबसे अधिक चावल ऑप्शन के अनुसार भारत में, उसके बाद इंडोनेशिया, उसके बाद बांग्लादेश। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जबकि इसमें चीन ऑप्शन में नहीं है, लेकिन चीन नंबर 1 पे है। चावल उत्पादन में प्रथम स्थान पे है चीन, उसके बाद नंबर आता है भारत का, उसके बाद इंडोनेशिया का, उसके बाद बांग्लादेश का। कुछ महत्वपूर्ण अनाज के बारे में हम लोग देख लेते हैं। गेहूं के उत्पादन में प्रथम 3 देश कौन कौन से हैं? तो प्रथम गेहूं में भी है चीन, दूसरा में है भारत और तीसरा में है यूएसए यानी अमेरिका। कौन सा देश? अमेरिका। मक्का की बात करें तो मक्का में नंबर 1 पे है अमेरिका। कौन सा देश है? अमेरिका। दूसरे स्थान पे है चीन और तीसरे स्थान पे है ब्राज़ील। कौन सा देश है? ब्राज़ील जो है गन्ना में तीसरे स्थान पे है। चाय की अगर बात करें, चाय के उत्पादन में प्रथम स्थान पे है भारत, दूसरे स्थान पे है चीन और तीसरे स्थान पे है श्रीलंका। कौन सा देश है? श्रीलंका। जबकि तंबाकू की बात करें, तंबाकू तो इसमें प्रथम स्थान पे है चीन और दूसरे पे है यूएसए यानी अमेरिका और तीसरे पे है अपना देश भारत। चलिए ये आंकड़ा जो है 2020 वर्ष का है। कौन सा वर्ष का? 20 वर्ष का। चलिए अगला प्रश्न निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? गद्दी जनजाति मणिपुर, बिल्कुल गलत। गद्दी जनजाति का निवास स्थान है हिमाचल प्रदेश। क्या है? हिमाचल। टोडा तमिलनाडु, बिल्कुल सही। टोडा जो है तमिलनाडु यानी ये नीलगिरी पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं। खासी मेघालय, ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। जनजाति की बात करें तो 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की संपूर्ण जनसंख्या का जनजाति कितना प्रतिशत है? तो 8.6%। 8.6% जो है जनजाति है। अच्छा, भारत की सबसे आधी जनजाति कौन सा है? तो वह है गोंड जनजाति। कौन सा जनजाति? गोंड जनजाति। वहीं बात करें कौन सी जनजाति दिवाली को शोक त्यौहार के रूप में मनाता है? तो वह है थारू जनजाति। कौन सी जनजाति? थारू जनजाति। चलिए अगला प्रश्न है बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से पुकारा जाता है? तो गंगा को बांग्लादेश में 2 नाम से पुकारा जाता है। कौन कौन नाम से? तो जब गंगा केवल बांग्लादेश में जैसे ही प्रवेश करती है तो प्रवेश करने के साथ जब तक वह ब्रह्मपुत्र नदी में नहीं मिलती है तो वह पद्मा के नाम से जाना जाता है। कौन से नाम से? पद्मा। और जैसे ही वह ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है तो उसकी संयुक्त धारा मेघना के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। गंगा जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है, ये बांग्लादेश में जब ये प्रवेश करती है तो ये वाला धारा जो है ये पद्मा कहलाता है। इधर से ब्रह्मपुत्र नदी आती है और यहाँ से मिलने के बाद ये संयुक्त धारा कहलाता है मेघना। कौन सी? मेघना। जबकि ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न, भारतीय मॉनसून मौसमी विस्थापन को इंगित करता है, जिसका कारण क्या है? तो स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापन इसका मुख्य कारण है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भारतीय मॉनसून मौसमी विस्थापन वाला है जिसकी दिशा 6 माह तक यानी शीतकाल में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम रहता है, जबकि 6 माह ग्रीष्मकाल में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व में रहता है। इन मानसूनी हवाओं की उत्पत्ति तापक्रम में भिन्नता के कारण होता है। वर्तमान में 2 संकल्पनाओं का प्रतिपादित हुआ है, एक तापीय संकल्पना और दूसरा फ्लोन की नवीन संकल्पना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी से मिलता है? तो पौधों को सबसे अधिक पानी मिलती है चिकनी मिट्टी से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चिकनी मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता जो है सबसे अधिक होती है।
सबसे अधिक जल धारण की क्षमता चिकनी मिट्टी में होती है, इसलिए पौधों को सबसे अधिक पानी भी इसी से मिलता है। चिकनी मिट्टी में 75% से कम गाद होता है, 75% से कम गाद होता है, 50% से कम गाद होता है, जबकि 50% तक मृतिका व बालू की कुछ मात्रा पाई जाती है। इसमें वायु का आवागमन कम होता है, जिसमें जल क्रांति हो जाती है। प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग सुमेलित नहीं है? तो NW2 सदिया से ढुबरी बिल्कुल सही है। NW3 हल्दिया से इलाहाबाद बिल्कुल गलत, ऑप्शन नंबर बी NW3। तो NW3 यह जो है कहाँ है? तो यह कोल्लम से कोट्टापुरम तक है, कोल्लम से कोट्टापुरम तक है NW3। हल्दिया से इलाहाबाद यह है NW नेशनल वाटरवेज 1, यह है हल्दिया से इलाहाबाद और यह सबसे बड़ा है, यह सबसे बड़ा है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, निम्न में से कौन से बंदरगाह पश्चिमी तट पर अवस्थित है? तो वह 2 बंदरगाह है, मोरमुआगो और रत्नागिरी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह जो है वह मोरमुआगो जो गोवा में, रत्नागिरी कर्नाटक के पास है। ये दोनों जो है पश्चिमी तट पर अवस्थित है। जबकि कोचीन हम लोग जान रहे हैं यह भी पश्चिमी तट पर है, जबकि टोंडी जो है यह पूर्वी तट पर अवस्थित है। जबकि तूतीकोरन यह तमिलनाडु में है, तूतीकोरन, और एन्नोर यह भी जो है तमिलनाडु में अवस्थित है। काकीनाडा और पारादीप, तो पारादीप हम लोग जानते हैं यह उड़ीसा में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? उड़ीसा में है। तूतीकोरन कांडला एन्नोर बंदरगाह का नया नाम जो है, इसका जो है नाम चेंज हो गया है। तूतीकोरन बंदरगाह का नया नाम हो गया है BO चिदम्बरम, जबकि कांडला बंदरगाह का नया नाम क्या हो गया है? तो कांडला का नया नाम हो गया दीनदयाल बंदरगाह, और एन्नोर बंदरगाह का नया नाम हो गया कामराज बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह? कामराज बंदरगाह। अच्छा आप लोग बताएं, वह कौन सा बंदरगाह है जो सबसे प्राचीन है? तो सबसे प्राचीन बंदरगाह है चेन्नई बंदरगाह, जो एक कृत्रिम बंदरगाह है। यह सबसे प्राचीन है और इसकी स्थापना जो है, चेन्नई बंदरगाह की स्थापना हुआ था 1875 ईस्वी में, 1875 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में निम्न राज्यों में से कौन रेल सेवा से वंचित है? यानी कहाँ जो है रेलवे, अभी तक वहाँ रेलवे की सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो वह कौन सा राज्य है? वह राज्य है सिक्किम। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम राज्य। वर्तमान में सिक्किम को छोड़कर भारत के सभी राज्यों में जो है रेलवे नेटवर्क का विस्तार हो चुका है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, सुनामी की उत्पत्ति किसके कारण होती है? तो सुनामी की उत्पत्ति होती है समुद्र के भीतर उत्पन्न होने वाले भूकंप से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समुद्र के नीचे होने वाले भूकंप से इसकी उत्पत्ति होती है, जो महासागरीय नितल के निकट या उसके नीचे भूगर्भिक परिवर्तनों के कारण पैदा होता है। चलिए अगला प्रश्न, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए उपबंध बनाने का अधिकार किसको है? तो यह अधिकार किसे है? तो राष्ट्रपति को है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में राज्यपाल से परामर्श के पश्चात किसी जाति, मूल वंश या जनजाति समुदाय या उसके किसी भाग को उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में अनुसूचित जाति या जनजाति में शामिल कर सकता है तथा उसके कल्याण के लिए उपबंध बना सकता है। यह संविधान में वर्णित है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं सूचीबद्ध हैं? तो भाषा की बात करें तो वर्तमान में 22 भाषाएं जो है अनुसूचित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। संविधान का भाग 17 में भाषा का वर्णन है। किसमें? भाग 17 में। मूल संविधान जो बना था उसमें 14 भाषाएं था। कितना था? 14 भाषाएं संबंधित था। वर्तमान में जो है 22 भाषाएं। ऑप्शन दे देता है कि इसमें प्रश्न एक ये भी बहुत बार एग्जाम में है कि कौन सा भाषा जो है संविधान के 8वीं अनुसूची में वर्णित नहीं है। तो
उसमें ऑप्शन आपको दे देता है, मान लीजिए संस्कृत दे दिया, संस्कृत, अंग्रेजी दे दिया, अंग्रेजी, तेलुगु और मैथिली। तो इसमें अक्सर स्टूडेंट फंसता है, इसमें अंग्रेजी जो है या जो है 8वीं अनुसूची में अंग्रेजी भाषा को शामिल नहीं किया गया, इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, किस समिति द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया था? तो त्रिस्तरीय पंचायती राज का व्यवस्था का प्रबंध किया गया था बलवंत राय समिति के द्वारा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बलवंत राय समिति, जिसका गठन किया गया था 1956 में। उन्होंने पंचायतों के गठन का त्रिस्तरीय सुझाव दिया था, जबकि द्विस्तरीय सुझाव दिया था अशोक मेहता समिति। किसने दिया था? अशोक मेहता समिति ने दिया था। ये त्रिस्तरीय कौन कौन सा था? तो एक ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद, ये सुझाव दिया था। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न है, एक पंचायत की कार्य अवधि कितनी होती है? तो पंचायतों की कार्य अवधि होता है 5 वर्ष। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, ये 5 वर्ष की जो अवधि होती है, इसकी गणना कब से की जाती है? तो इसकी गणना की जाती है ग्राम सभा जो होता है, ग्राम सभा का जो प्रथम बैठक होता है, ग्राम सभा का प्रथम बैठक से 5 वर्ष इसकी गणना की जाती है। चलिए प्रश्न है, राष्ट्रपति क्षमादान शक्ति का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो राष्ट्रपति के द्वारा क्षमादान, इसकी चर्चा अनुच्छेद 72 में किया गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा अनुच्छेद में? अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की बात आई। तो राष्ट्रपति का पद, इसका चर्चा है अनुच्छेद 52 में। किसमें है? अनुच्छेद 52 में। अच्छा, अनुच्छेद 54 में क्या चीज़ का है? अनुच्छेद 54 में है राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल की चर्चा। जबकि अनुच्छेद 53 में, तो अनुच्छेद 53 में है, कहा गया है कि राष्ट्रपति जो है कार्यपालिका शक्ति का प्रधान होगा। राष्ट्रपति जो है, अच्छा राष्ट्रपति की योग्यता भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो इसका जो है 4 योग्यता है। वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु 35 वर्ष पूर्व होना चाहिए, वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने का योग्यता रखता हो और चुनाव के समय वह किसी भी लाभ पद पर नहीं हो, यह उसकी योग्यता है। चलिए अगला प्रश्न, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंधी विवाद का अंतिम निर्णय किसके द्वारा किया जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। अनुच्छेद 71 में, आर्टिकल 71 में स्पष्ट किया गया है कि राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों का निपटारा उच्चतम न्यायालय ही करेगा। उसका विनिश्चय अंतिम होगा, उसका जो निर्णय होगा वह अंतिम होगा। यदि उच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन को शून्य घोषित कर दिया जाता है, तो भी राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद पर रहते हुए अपनी शक्तियों के प्रयोग एवं कर्तव्यों के पालन में किए गए कार्य अधिमान्य नहीं होंगे। इसकी भी चर्चा 71 में किया गया है। चलिए अगला प्रश्न है, धन विधेयक का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो धन विधेयक का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 110 में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जबकि अनुच्छेद 112 में वित्त विधेयक को परिभाषित किया गया, वित्त विधेयक को परिभाषित किया गया अनुच्छेद 112 में। चलिए अगला प्रश्न, वार्षिक वित्तीय विवरण बजट का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 112 में किया गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में संसद के दोनों सदन के समक्ष भारत सरकार के उस वर्ष की अनुमानित जो है प्राप्तियों एवं व्यय का विवरण रखवाएगा, जिसे वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट कहा जाता है, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 112 में है। कोई भी वित्त विधेयक है या धन विधेयक है, इसका अंतिम निर्णय करता है लोकसभा का अध्यक्ष। चलिए अगला प्रश्न, संसद में शून्यकाल का समय निर्धारित किया गया है। तो संसद में शून्यकाल का जो समय निर्धारित किया गया वह दोपहर के 12 बजे के बाद अगला 1 घंटा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। शून्यकाल संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद, प्रश्नकाल जो होता है उसके ठीक काल को जो है शून्यकाल कहा जाता है।
यानी यह 12 बजे के बाद 12 बजे से 1 बजे तक का समय शून्यकाल कहलाता है। शून्यकाल का लोकसभा या राज्यसभा की प्रक्रिया तथा संचालन नियम में कोई उल्लेख नहीं है। इस काल अर्थात 12 से 1 बजे के समय को शून्यकाल का नाम समाचार पत्रों के द्वारा दिया गया। इस काल के दौरान सदस्य अविलंबनीय महत्व के जो मामले हैं उसे उठाते हैं तथा तुरंत कार्रवाई चाहते हैं। अगला प्रश्न, स्वेज नहर किसको जोड़ता है? तो स्वेज नहर जोड़ता है किसे? लाल सागर को भूमध्य सागर से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है स्वेज नहर। स्वेज नहर की बात करें तो इसका निर्माण हुआ था 1869 ईस्वी में। कब हुआ था? 1869 ईस्वी में। और इसका निर्माण जो है प्रारंभ किया गया था 1854 ईस्वी में। फ्रांसीसी कंपनी था, उसे इसका निर्माण का जो है जिम्मा सौंपा गया था। स्वेज नहर के दोनों छोरों पर जो पोर्ट स्थित है वह है पोर्ट सईद और पोर्ट स्वेज। पोर्ट सईद को पोर्ट स्वेज से जोड़ता है। अच्छा, पनामा नहर जो है, पनामा नहर यह कैरिबियन सागर को प्रशांत महासागर के बीच अवस्थित है। इसका निर्माण जो है कब हुआ? तो 1914 में। कब हुआ? 14 अगस्त 1914 को इसका निर्माण पूरा हुआ। इसकी जो कुल लंबाई है वह है 82 मीटर। कितना है? 82 मीटर। कुल लंबाई 82 मीटर, जबकि स्वेज नहर की कुल लंबाई 168 किलोमीटर। ये किलोमीटर के लिए 82 किलोमीटर कितना है? तो पनामा का है 82 किलोमीटर और स्वेज नहर की लंबाई है कितना? तो 168 किलोमीटर। चलिए अगला प्रश्न है, मलक्का जन संयोजक में आने जाने की सुविधा है। यानी मलक्का जन संधि जो है किसे किसे जोड़ता है? किसको किससे जोड़ता है? तो मलक्का जन संधि यह जोड़ता है हिंद महासागर को दक्षिण चीन सागर से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हिंद महासागर में जो अंडमान सागर है उसे दक्षिण चीन सागर से जोड़ता है, दक्षिण चीन सागर से जोड़ता है। अच्छा, आप लोग बताएं, ड्रोबर जो जल संधि है, ड्रोबर जल संधि यह किसे किससे जोड़ता है? तो ड्रोबर जल संधि यह इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर से, इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर से जोड़ता है। हडसन जल संधि हडसन की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। जिब्राल्टर जल संधि तो भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। चलिए अगला प्रश्न आ ही गया, पनामा नहर जोड़ता है। तो पनामा नहर किसे किसे जोड़ता है? तभी हम लोगों ने देखा यह प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिसका निर्माण 1914 में पूरा हुआ। कब हुआ? 1914 में। इसकी कुल लंबाई है 82 किलोमीटर, औसतन चौड़ाई है 90 मीटर और न्यूनतम गहराई है 12 मीटर। न्यूनतम गहराई है 12 मीटर। गाटुन झील, गाटुन जो झील है, गाटुन झील पनामा में स्थित एक कृत्रिम मीठे पानी का झील है। कहाँ स्थित है? पनामा में स्थित है, यह है गाटुन झील। चलिए अगला प्रश्न बिहार में सिंचाई का प्रमुख साधन है। तो बिहार में सिंचाई का प्रमुख साधन है ट्यूबवेल। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बिहार में सबसे अधिक जो है सिंचाई ट्यूबवेल से किया जाता है। किससे? ट्यूबवेल यानी नलकूपों से किया जाता है। तालाब से सबसे अधिक सिंचाई होती है तमिलनाडु में। कहाँ होता है? तमिलनाडु में होता है। नहर से सबसे अधिक सिंचाई कहाँ होता है? तो नहरों से सबसे अधिक होता है पंजाब में। कहाँ होता है? पंजाब में होता है। अगला प्रश्न है, साफ रात मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है, इसका क्या कारण? तो विकिरण इसका कारण होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विकिरण के कारण। किसके कारण? विकिरण के कारण। वायुमंडल में साफ रातों में जलवाष्प की मात्रा बादल युक्त रातों की अपेक्षा कम होती है। जलवाष्प को बहिर्गामी पार्थिव विकिरण द्वारा अवशोषित कर लिए जाने के कारण बादल युक्त रातें अपेक्षाकृत अधिक गर्म महसूस होती है। साफ रातें ठंडी इसलिए प्रतीत होती है क्योंकि इस समय वायुमंडल में जलवाष्प की कमी के कारण रात के समय पार्थिव विकिरण आसानी से नगण्य हो जाता है। ये प्रक्रिया विकिरण के कारण ही होती है। अगला प्रश्न ओजोन परत बताती है। तो ओजोन परत बताती है, यह क्या बताती है?
पृथ्वी की सतह से 15 से 20 किलोमीटर ऊपर वायुमंडल की परत, यहाँ पाया जाता है ओजोन परत। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओजोन परत के कारण ही धरती पर जीवन संभव है। यह सूर्य से आने वाले पराबैंगनी जो किरण है उसे अवशोषित कर लेता है। 93 से 99% जो पराबैंगनी किरण इसे यह अवशोषित कर लेता है, जो जीवन के लिए हानिकारक है। वायुमंडल, पृथ्वी के वायुमंडल में 91 से अधिक ओजोन यहाँ मौजूद होता है और यह ओजोन परत है, यह समताप मंडल में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? समताप मंडल में पाया जाता है। चूँकि समताप मंडल की सीमा वायुमंडल में 18 से 50 किलोमीटर है और ओजोन परत 35 किलोमीटर की सीमा तक पाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस नियम का मिलान सही है? तो भूमध्य रेखीय क्षेत्र जो होता है, भूमध्य रेखीय क्षेत्र, ये जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र गरज के साथ वर्षा मध्याह्न में, ये सही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न है सुमेलित करना है। अत्यधिक गर्म वाला जो स्थान है वह कौन सा हो जाएगा? तो अत्यधिक गर्म वाला स्थान हो जाएगा सहारा। अत्यधिक ठंडा की बात करें तो अंटार्कटिका। अत्यधिक वर्षा की बात करें तो असम का सिक्किम का चेरापूंजी। और अत्यधिक सूखा की बात करें तो चिली वाला क्षेत्र जो है अत्यधिक सूखा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4-3-2-1, 4-3-2-1। अत्यधिक गर्म वाला स्थल सहारा मरुस्थल है। ऐसा क्यों? कि भूमध्य सागर के आसपास जो क्षेत्र पड़ता है वहाँ अत्यधिक गर्मी पड़ता है। जैसे जैसे पोल की ओर जाएंगे, चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, वहाँ ठंडा पड़ेगा। तो अंटार्कटिका में सबसे अधिक ठंडा हो जाएगा। और वर्षा हम लोग जानते हैं भारत का चेरापूंजी और मनीषराम, यह जो है वर्षा सबसे अधिक होता है यहाँ। और सूखा की बात करें तो यह जो है दक्षिण अमेरिकी देश है चिली, यहाँ जो है यह जो क्षेत्र अत्यधिक सूखा यहाँ पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न, विश्व का कौन सा देश मुलायम लकड़ी तथा लकड़ी की गुद्दी का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है? तो मुलायम लकड़ी और लकड़ी का गुद्दी जो है, इसका सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश जो है वह है कनाडा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वर्तमान में जो है सबसे बड़ा जो है देश हो गया है अमेरिका। कौन हो गया है? वर्तमान में अमेरिका हो गया है। तो इसे ध्यान में रखेंगे। जो प्रश्न जब बना था तो वो उसमें कनाडा था और वर्तमान में जो है अमेरिका हो गया। भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म हुआ था 15वीं और 16वीं शताब्दी में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 15वीं और 16वीं शताब्दी के आसपास थे महान धर्म सुधारक शंकराचार्य, इसके समय में हुआ था, पुनर्जन्म हुआ था। अगर पूछा जाए कि भक्ति आंदोलन का शुरुआत कब हुआ था, तो तमिल क्षेत्र में भारत में भक्ति आंदोलन का शुरुआत हुआ था 6ठी शताब्दी में। 6ठी शताब्दी में इसका शुरुआत हुआ था। अच्छा, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत कौन लाया था? तो वह लाया था रामानंद। किसने लाया था? रामानंद ने लाया था। रामानंद का जन्म प्रयाग में हुआ था और इनकी शिक्षा वाराणसी में हुआ था। इनके जो प्रमुख शिष्य थे रामानंद के, उससे हमेशा क्वेश्चन बनते हैं। रामानंद के प्रमुख जो शिष्य थे उससे हमेशा क्वेश्चन बनते हैं। एक थे रैदास, वह कौन से जाति का था? तो वह हरिजन था। क्या था? हरिजन था। दूसरा था कबीर। कबीर क्या था? तो कबीर जुलाहा था। जबकि दूसरा था धन्ना। तो धन्ना क्या था? धन्ना था जाट। क्या था? जाट था। वहीं सेना क्या था? सेना था नाई। क्या था? नाई। और सधना क्या था? तो सधना था कसाई। ये जो है रामानंद के प्रमुख शिष्य थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है पानीपत के तीसरे युद्ध में निम्नलिखित में से किसने मराठों को हराया था? तो पानीपत का तीसरा जो युद्ध हुआ था उसमें मराठों को किसने हराया था? तो मराठों को हराया था अफगानों ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 14 जनवरी 1761 में, जिसमें सदाशिव भाऊ के नेतृत्व वाली मराठा सेना को अफगान के अहमद शाह अब्दाली, जिसे अहमद शाह दुरानी भी कहा जाता है, के मध्य हुआ था, जिसमें मराठा जो है
मराठा पूरी तरह से पराजित हो गया था और अफगान इसमें विजय हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है, शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह स्थित है, तो इसकी दरगाह स्थित है दिल्ली में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शेख निजामुद्दीन औलिया, इसका जो दरगाह है वह दिल्ली में अवस्थित है। वहीं बात करें ये किससे संबंधित थे, तो ये चिश्ती सिलसिला से संबंधित थे। चिश्ती सिलसिला, तो चिश्ती सिलसिला का जो शुरुआत भारत में किसने किया, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया था। चिश्ती सिलसिला के कुछ प्रमुख जो संत थे, तो एक संत थे औलिया, ये चिश्ती बाबा फरीद, कौन थे, बाबा फरीद थे। दूसरा था बख्तियार काकी, कौन थे, बख्तियार काकी। बाबा फरीद जो है यह बख्तियार काकी का शिष्य था, बख्तियार काकी का शिष्य था। वहीं बाबा फरीद के दो शिष्य थे, निजामुद्दीन औलिया, ये किसके शिष्य थे, बाबा फरीद के शिष्य थे, बाबा फरीद के शिष्य थे। चलिए अगला प्रश्न है, दो अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू किया, तो दो अस्पा और सिंह अस्पा यह शुरू किया जहांगीर ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किसने शुरू किया, जहांगीर ने इसकी शुरुआत किया था। जहांगीर का बात करें तो जहांगीर या जो अकबर का उत्तराधिकारी हुआ, यानी अकबर का पुत्र था, किसका पुत्र था, अकबर का पुत्र था, जो 24 अक्टूबर 1605 ईस्वी को गद्दी पर बैठा था। कब, 24 अक्टूबर 1905। जहांगीर का जन्म की बात करें तो 30 अगस्त 1569 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था। अकबर के जो पुत्र थे सलीम, ये सलीम जो है शेख सलीम चिश्ती के नाम पे इन्होंने अपना पुत्र जो है जहांगीर का नाम सलीम रखा था। वहीं बात करें जहांगीर ने तुजुके जहांगीरी नामक अपने आत्मकथा लिखा था, जिसे पूरा किसने किया, मोतबिंद खान ने पूरा किया था। किसने पूरा किया था, मोतबिंद खान ने। जहांगीर ने खुसरो की सहायता के कारण जो सिख के 5वें गुरु थे अर्जुन देव, उसे फांसी दिलवा दिया था। किसने, यही जहांगीर ने दिलवाया। जहांगीर को न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है, न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है। जहांगीर ने गियास बेग को शाही दीवान बनाया, किसे, गियास बेग, और उसे इतमाद उद्दौला की उपाधि दिया था। वहीं बात करें जहांगीर का, तो इसका जो विवाह हुआ था वह किससे हुआ था, नूर जहां से। नूर जहां का वास्तविक नाम था मेहरुनिसा, मेहरुनिसा था इसका मूल नाम। चलिए अगला प्रश्न। अच्छा, एक प्रश्न और आता है कि जहांगीर के दरबार में दो प्रमुख जो है चित्रकार कौन कौन थे, तो मंसूर और अबुल हसन। मंसूर और अबुल हसन ये जहांगीर के दरबार के प्रमुख चित्रकार थे। आगा राजा अबुल हसन, मोहम्मद नासिर, मोहम्मद मुराद, मंसूर, विशन दास, मनोहर, गोवर्धन, फारूक बेग, ये सारे जो है जहांगीर के दरबार में रहते थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला, जिसे जंतर मंतर कहते हैं, बनवाया था, तो जंतर मंतर यह बनवाया था राजा जयसिंह द्वितीय ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजा जयसिंह द्वितीय। सवाई जयसिंह या जयसिंह द्वितीय 18वीं सदी में भारत में राजस्थान में जो है जंतर मंतर का स्थापना किया था। उन्होंने अपनी राजधानी जयपुर सहित भारत के कई स्थानों जैसे काशी, दिल्ली, उज्जैन, मथुरा पर जंतर मंतर वेधशालाओं का भी निर्माण करवाया था। चलिए अगला प्रश्न है, हैनसांग ने पल्लव राजवंश के किस शासक के शासनकाल में कांची का भ्रमण किया था, तो हैनसांग इन्होंने नरसिंहवर्मन प्रथम के समय जो है कांची का भ्रमण किया था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हैनसांग जो है लगभग 641 ईस्वी में जो है कांची का भ्रमण किया था। हैनसांग चीनी यात्री था जो 629 ईस्वी के आसपास भारत आया था, और यह इन्होंने जो है नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन भी किया था, वहाँ पढ़ाया भी था। और यह किसके शासनकाल में आया था, तो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। किसके शासनकाल में, हर्षवर्धन के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, लोक नृत्य रासलीला का संबंध किससे है, तो रासलीला इसका संबंध है कृष्ण और राधा से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रासलीला जो उत्तर प्रदेश का एक लोक नृत्य है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं पर आधारित लोकनृत्य एवं संस्कृति का
उद्धत रूप है। इसमें कृष्ण तथा गोपियों के प्रेम प्रसंग का मंचन किया जाता है। अगला प्रश्न निम्नलिखित कथनों में से मधुबनी चित्रकला शैली से कौन संबंधित नहीं है? तो मधुबनी चित्रकला से संबंधित देख लेते हैं। यह बिहार के मिथिलांचल इलाकों में विकसित हुआ, बिल्कुल सही। इस शैली में प्रकाश में लाने का श्रेय जेम्स प्रीफेस को दिया जाता है, बिल्कुल सही। इसमें केवल हल्के तथा पीले रंगों का प्रयोग किया जाता है, ये गलत है। इस शैली के चित्रकारों में 90% महिलाएं, ये भी सही। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मधुबनी चित्रकला जिसका विकास मिथिलांचल क्षेत्र में हुआ, 90% महिलाएं इसमें कार्यरत रहती। इसमें जो रंग का प्रयोग किया जाता है वह है लाल, हरा, काला और नीला, इसका प्रमुख रंग है। इसके जो प्रमुख चित्रकार हैं उससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सीता देवी, चंद्रकला देवी, वहीं गोदावरी देवी, ये सारे जो है इस चित्रकला के प्रमुख चित्रकार हैं। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? देख लेते हैं कौन सही सुमेलित है। संगीत कला केंद्र आगरा, बिल्कुल सही। श्री राम भारतीय कला केंद्र दिल्ली, ये भी सही। देवधर स्कूल ऑफ इंडियन म्यूजिक मुंबई, ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। वहीं कला संस्थान यह कहाँ अवस्थित है? कला संस्थान यह अवस्थित है जयपुर में, राजस्थान के जयपुर में अवस्थित है। चलिए अगला प्रश्न है, मंजूषा चित्रकला का संबंध बिहार के किस क्षेत्र से है? तो मंजूषा चित्रकला का संबंध बिहार के भागलपुर क्षेत्र से है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मंजूषा का अर्थ होता है तस्तरी जिसमें रखकर अभिनंदन पत्र या अन्य सम्मान योग्य वस्तुएं भेंट की जाती है। मंजूषा चित्र शैली का विकास बिहार के भागलपुर क्षेत्र में हुआ। बिहार में बिहुला विषहरी जो पूजा होता है, बिहुला विषहरी पूजा में सर्पदेव को समर्पित जो पूजा होता है उसमें बांस, जूट और पेपर की मंजूषा बनाई जाती है। चलिए देखते हैं आज का प्रश्न है, भोजपुरी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने का प्रस्ताव किसके कार्यकाल में प्रस्तुत किया गया था? तो उसमें चल रहा था नरसिंहा राव का कार्यकाल। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भोजपुरी भाषा की अगर बात करें तो भाषा का बात है तो भोजपुरी के जो है हमारे जो 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। वर्तमान में बिहार की जो भाषा है मैथिली, इसे जो है 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। कब किया गया था? ये किया गया था 2003 में। 2003 में हुआ था 92वां संविधान संशोधन। उसमें 3 भाषाएं मैथिली, संथाली और डोंगरी को जो है 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। वहीं भाषा की बात करें तो वर्तमान में संविधान में अनुसूचित भाषाएं की संख्या कितना है? 22 है। कितना है? 22 है। चलिए दोस्तों, ये था खान सर के द्वारा बेहतरीन सेट जिसमें 50 प्रश्नों को देखा, विस्तार से समझने का प्रयास किया। नोटिफिकेशन आ गया है कि एग्ज़ाम 17/12 को होना है। ये फिक्स डेट है, कोई चेंज नहीं होने की संभावना है, 0%। तो तैयारी पूरा मन लगा के करना है। रिजल्ट आपका करंट अफेयर से बनेगा, करंट अफेयर से रिजल्ट बनेगा। ध्यान रखेंगे, करंट अफेयर छोड़ना नहीं है। रोज़ करंट अफेयर देखना है, रिवाइज करना है, 1-2 बुक रोज़ देखना है। सेट तो हर एक दिन 1-2 लगाना है। इससे आपको एग्ज़ाम में काफ़ी मदद मिलेगा। दोस्तों, अगर वीडियो वास्तव में अच्छा लगा हो तो लाइक कर देंगे और अपने ग्रुप में शेयर कर देंगे। धन्यवाद।